नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपनी प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला में देखेंगे मौर्योत्तर काल और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे हमारा ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और प्रमाणित क्वेश्चंस उनको मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? ठीक है, तो यह आपके थे स्ट्रैबो सेकंड। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार यह पूछा जा चुका है। ठीक, और अगर बाई चांस पूछा जाए कि कब तक माना जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा 25 ईसा पूर्व से लेकर 10 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है ना, तो कभी कभी ये पूछता है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर फैक्ट्स थोड़े से डीप हैं, तो आप उसको सुनते चलिएगा तो आपको समझ में आएगा। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्के पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं? ठीक है, तो वो आपका होगा अगाथोक्लीज। ठीक है ना, आपका डी ऑप्शन क्या होगा, सही है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है कि हिंद यवन शासक थे एक मियांडर। ठीक है, याद रखिएगा मियांडर। मियांडर की मृत्यु हो जाती है और उनका पुत्र जो रहता है वो बहुत छोटा रहता है, तो उनकी पत्नी जो रहती है वो ये होती हैं अगाथोक्लीज। उन्हीं के नाम पे फिर क्या होता है, शासन की स्थापना होती है। और उन्होंने क्या किया था, चांदी के सिक्कों पर संकर्षण, संकर्षण मतलब होता है बलराम, बलराम, बलराम और वासुदेव के चिन्ह क्या किए थे, अंकित कराए थे। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कि ये मियांडर की पत्नी थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है? ठीक है, तो वह है आपके बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत। तो सही विकल्प होगा आपका मिलिंद। मिलिंद इसके नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना काठियावाड़ के रुद्रदामन, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के उपयोग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका काठियावाड़ के रुद्रदामन में ये मिलता है। ठीक है ना, तो आपका जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख वो कहाँ पे है? गुजरात के गिरनार पर्वत के पास क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। और ब्राह्मी लिपि में जो भी है इस पे अभिलेख क्या किए गए हैं, उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है, अगला है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपाधियां वर्णित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है आपका जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है ना, तो आपको याद रखिएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर है? ये गुजरात में एक जगह है गिरनार पर्वत, वहीं पे क्या है, यह स्थित है। ठीक है, अगला है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा रुद्र दामन प्रथम। ठीक है ना, तो वहां पे अब ये पूछ लेगी कि जीर्णोद्धार कराया किस अभिलेख से पता चलता है? तो यह पता चलता है आपका जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है ना, जूनागढ़ अभिलेख में यह एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट एक सुदर्शन झील की क्या करवाई थी, मरम्मत करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके आदेश पे क्या की गई थी, बनवाई गई थी। ठीक है ना, तो ये वहां से आप इसको लिंक करिएगा। अगला है, सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए नीचे दिए गए कूटों में से सही। ठीक है ना, आप चलिए मैच द फॉलोइंग वाला है, तो चलिए देखते हैं इसका सही क्या होगा। डेमेट्रियस, डेमेट्रियस होगा हिंद यूनानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर। इसके बाद रुद्रदामन जो थे वो थे शक। इसके बाद थे गोंडोफनीस, ये थे पल्लव। और विम जो थे वो थे कुषाण। ठीक है, तो उस आधार पर आपका सी विकल्प क्या होगा, ज्यादा सही उपयुक्त है। ठीक है, तो आप मैच द फॉलोइंग वाले से क्वेश्चन, आपके यहाँ से सब में एक एक क्वेश्चन छिपा हुआ है, तो इसको जरूर एक बार देख करके जाइएगा। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और यह किया था आपका
कुषाणों ने, ठीक है, कुषाणों ने ये जारी किया था। ठीक, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए, ठीक है ना। तो नियमित रूप से जो सोने के सिक्के चलाए थे वो आपके चलाए थे कुषाणों ने। ठीक, बुद्ध का किसके सिक्के पर अंकन हुआ है, तो बुद्ध का जो अंकन हुआ है वो हुआ है कनिष्क के जो सिक्के हैं उस पे अंकन हुआ है। निम्नलिखित में से किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, श्रेय अलग हो जाता है और उसका व्यापक जो प्रचलन होता है वो अलग हो जाता है। तो जब श्रेय की बात होगी तो इसमें आएगा विम कटफेस, ठीक है ना। ये ऑप्शन बी क्या होगा आपका, सही होगा। अगला है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था, ठीक है ना। देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था वो प्रश्न आ गया है। तो व्यापक पैमाने पर जो प्रचलन था वो आपका था, सेम यही क्वेश्चन। योद्धे सिक्कों पर किस देवताओं का अंकन मिलता है, वासुदेव, मित्र, इंद्र, कार्तिकेय। जल्दी से बताइए किसका मिलता है, तो वो मिलता है आपका कार्तिकेय का। ठीक है, अगला है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है, ठीक है ना। और यहीं से प्रश्न क्या होते हैं, बहुत ही सरल हो हैं लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड हो जाते हैं। तो वह अभिलेख की जो तिथि है वो है 81 ईसा सन के आसपास है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। इसमें क्या था कि यह प्रतिमा मथुरा से लेकर कनिष्क के जो राजरोहण था जिसका 78 ईस्वी सन में क्या हुआ था उसके तीसरे वर्ष में क्या कहती है यहाँ ला करके सारनाथ में समर्पित की गई थी। तो पूरा इसका इतिहास एक बार देख लीजिएगा आप एनसीईआरटी में। अगला प्रश्न है आपका, कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक किस सन में हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन में पढ़ रहा था, तो जो कुषाण शासक कनिष्क हैं उनका जो राज्य अभिषेक हुआ था 78 एडी में हुआ था, ठीक है ना। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि ये शक और विक्रम संवत क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया। तो शक संवत जो प्रारंभ किया था 78 आपका ईस्वी में प्रारंभ किया गया, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि जो जो जैन ग्रंथ है उसमें विक्रमादित्य जो थे उन्हीं के उत्तराधिकारियों को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में एक शक संवत चलाया था, ठीक है ना। तो शक संवत में क्या होता है कि जैसे हम किसी चीज में 57 जो जैसे मान लेते हैं वर्तमान कैलेंडर है 2021, ठीक है, और जब 2021 में 57 जोड़ देंगे, ठीक, तो ये हो गया 7 1 8 और 5 2 7 0 और 2, तो 2078 हो जाएगा। तो जब हम उसमें क्या करते हैं 57 जोड़ देते हैं तो विक्रम संवत हो जाता है, और जब हम 78 घटा देते हैं, ठीक है, तो जब हम 78 उसमें से क्या करेंगे घटा देंगे तो वह क्या हो जाएगा आपका शक संवत क्या हो जाएगा। मान लेते हैं कि अब हमको 2021 में अब ज्ञात करना है शक संवत, ठीक है। तो शक संवत में हम क्या करेंगे 78 इसमें से घटा देंगे, ठीक। तो 11 में से आपका 8 चला जाएगा तो 3 बचेगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर 11 में से 7 गया, बचा 4 आपका, फिर ये 0 था तो ये यहाँ से हासिल हो गया, ये हो गया 9 और यहाँ 1 हो गया, तो 1900 क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमको विक्रम संवत के बारे में जानना रहता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग 57 जोड़ देते हैं, और जब हमें शक संवत के बारे में पता करना रहता है, ठीक है ना, तो उसमें से 78 क्या कर देते हैं घटा देते हैं और हमें क्या हो जाता है यह प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अब शुरू करते हैं आगे अपने सेशन को। अगला है, विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर होता है, ठीक है। तो विक्रम और शक संवत में अंतर होता है टोटल आपका 135 वर्षों का, ठीक है।
शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग, जिसको आप कहते हैं कैलेंडर का, एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है। ठीक है, तो चलिए अब ये आपको मैंने बता ही दिया है कि कैसे उसको ज्ञात करते हैं, और इसका सही जो आपका विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च। ठीक है ना, अब आप इसको निकाल के देखेंगे तो आपको वही मिल जाएगा। जो भी आपका डेट होगा, जब भी वर्तमान कैलेंडर में आप क्या करेंगे, 57 जोड़ेंगे तो विक्रम संवत प्राप्त होगा, तथा 78 घटा देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, शक संवत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, ठीक, जैसे आपका शक संवत प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में, उसी तरह विक्रम जो संवत प्रारंभ हुआ था वो था 57 ईसा पूर्व में। ठीक है ना, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हाँ, इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो विक्रम संवत जो है वो जैन साहित्य में महावीर के निर्वाण जो था उनका, वहाँ से भी पूरा क्या किया जाता है, इसको काउंट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। ठीक है, अब देखिए इसने एक क्वेश्चन पूछा था उस समय का, तो उस हिसाब से अब शक संवत का समय पूछ रहा है, तो मान लेते हैं कि ये 2009 है, और जब हमको शक संवत ज्ञात करना है तो विक्रम संवत ज्ञात करने के लिए तो हम 57 जोड़ते हैं, और अगर शक संवत ज्ञात करना होगा तो हम 78 इसमें से घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 1931। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कोई विकल्प है 1931। जी हाँ, ये ऑप्शन ए क्या है, सही इसका विकल्प होगा। ठीक है, तो बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि शक संवत और विक्रम संवत निकालते कैसे। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर कोड के अनुसार अपना इंगित करें। चलिए देखते हैं कि ये मिलान वाला प्रश्न है। तो अश्वघोष, अश्वघोष जो थे कनिष्क के राज कवि थे। ठीक है, तो आपका यह विकल्प में तो एकदम सटीक बैठेगा। अब याद ही रखिएगा कि ये उनके क्या थे, एक राज कवि थे। किसके थे, कनिष्क के। तो पूछ सकता है कि कनिष्क के राज कवि कौन थे, तो अश्वघोष उत्तर मारिएगा आपको। ठीक है, और दूसरा आपका जो विकल्प बनेगा वो बनेगा आपका वसुमित्र। वसुमित्र भी क्या थे, कनिष्क के ही आश्रित विद्वानों में क्या थे, आते थे, जिन्होंने क्या किया था, चौथी जो बौद्ध संगीतनी है उसकी अध्यक्षता की थी। बाकी कालिदास और जो कम्मन थे ये लोग तो बहुत बाद में 12वीं शताब्दी के आसपास के थे, तो उस हिसाब से विकल्प आपका सी क्या होगा, ज़्यादा उपयुक्त होगा, बाकी कोई विकल्प उस उपयुक्त नहीं होगा। अश्वघोष किसका समकालीन था। ठीक है, तो अब आकर आपका प्रश्न आ ही गया, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो थे आपके कनिष्क के समकालीन थे। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था। ठीक है ना, तो वो थे आपके पतंजलि। ठीक है, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक, ठीक है ना, ये जो थे सब कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। और जो पतंजलि थे, पतंजलि ने क्या, पतंजलि ने जो पाणिनि के क्या थे, अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की क्या की थी, रचना की थी। और यह जो पतंजलि थे, यह जहाँ तक मुझे अनुमान है यह शुंग कालीन थे, शुंग कालीन। ठीक है ना, तो ये शुंग काल में थे, यहाँ पर कनिष्क से कोई संबंध नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, पतंजलि से अगल अलग से प्रश्न आ जाता है तो आपको लगाना है उत्तर शुंग। ठीक है, अगला है निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रब अभिलेख में नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नया प्रश्न है, देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो वह उल्लेख आपका श्रावस्ती में नहीं है, बाकी कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा में इस तरह की कोई बातें नहीं हुई। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया विकल्प और जुड़ना चाहिए, और वो विकल्प है सी एंड डी। ठीक है ना, क्योंकि चरक ने भी प्राप्त की थी और जीवक ने भी प्राप्त की थी। ठीक है ना, तो यह प्रश्न थोड़ा सा चेंज है, इसमें एक ऑप्शन और जोड़ लीजिएगा, और ध्यान रखिएगा कि चरक और जीवक दोनों ने क्या की थी, तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी।
पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो लेख का नाम है अयोध्या लेख। जरूर इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये किस में मिलती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? ठीक है ना। तो शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया था आपका कर्ण वंश ने। ठीक है ना। तो आपको पता ही होगा शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था। यह भी पूछ सकता है कि शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था। वो था देवभूति। ठीक है, देवभूति जो थे उनका षड्यंत्र रच के एक उनके अमात्य थे वासुदेव, उन्होंने क्या कर दिया था, इनको मार डाला था और मार करके फिर एक नए वंश की स्थापना की और वो थी कर्ण वंश। ठीक है ना। यह भी एक तरह से क्या था, ब्राह्मण वंश ही एक था। ठीक है ना। तो पूछ ले कि ये किससे संबंधित वंश है, तो ब्राह्मण वंश से संबंधित आप उत्तर मारिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह एक थे आपके सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी। उन्हें क्या किया जाता है, वर्ण व्यवस्था का क्या कहा जाता है, रक्षक माना जाता है। चारों वर्णों की जो व्यवस्था है उसको क्या कहा था इन्होंने, रक्षक कहा गया है इन्हें। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो मौर्यों के बाद सबसे प्रभावशाली जो राज्य था वो था आपका सातवाहन शासक। ठीक है ना। ये दक्षिण में सबसे प्रभावशाली राज्यों में आते हैं। और अगर आप देखेंगे तो पुराणों में इस वंश में अनेक जो थे, जैसे शिमुख हुआ, शिप्रक हुआ, ठीक है ना, और ढेर सारे ऐसे शासक हैं जिसका चर्चा बहुत किया जाता है। सिमुक किन राजवंशों में से किसका संस्थापक था? देखिए, सिमुक था आपका सातवाहन शासक के संस्थापकों में से एक था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? ठीक है ना। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वही कनिष्क को किसने हराया था। तो किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, वो थे आपके पांचाओ। उन्होंने क्या किया था, इसको हराया था। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारत के बाहर तक फैली थी? ठीक है ना। तो भारत के बाहर जो फैली थी आपकी मौर्य वंश। मौर्य वंश की तो बाहर के बाहर फैली ही थी। कुषाण वंश। दोस्तों इस विकल्प में आपके दोनों विकल्प सही होंगे। ठीक है ना। यहाँ पर एक विकल्प नहीं सही होगा, आप दोनों देख लीजिएगा। जब ये प्रश्न पूछा गया था तो एक गलत प्रश्न का निर्माण हुआ था, लेकिन आइंदा जब आपके सामने ये प्रश्न आए तो आपको पता रहना चाहिए कि मौर्य वंश और कुषाण वंश दोनों का क्या था, सीमाएं भारत से बाहर स्थित थी। ठीक है ना। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी आपके कुषाण के काल में। ठीक है। अब देखिए ये कौन सा सही सुम्मिलित है, ये भी मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है और ये 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसमें सही सुम्मिलित कौन सा है। तो दोस्तों हड़प्पा चित्र, ये तो हड़प्पा में था नहीं चित्र घोषित, क्योंकि ये गलत था वहाँ पे। मुगल अजंता चित्रकारी, ठीक है ना, तो यह भी गलत है। मराठा पहाड़ी चित्र, यह भी, ये सही होगा आपका कुषाण गांधार शैली से क्या है, संबंधित है। ठीक है ना। यहाँ पे दो स्वतंत्र शैली, एक थी गांधार शैली और एक थी मथुरा शैली। ठीक है ना। और बहुत फेमस शैली है, इनके बारे में एक बार आप लोग जरूर थोड़ा सा स्टडी करके जाइएगा। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। ठीक है। अब देखिए यही प्रश्न पूछा गया है, तो यह फूली थी आपके कुषाणों के समय में। निम्नलिखित में से कौन सही सुम्मिलित नहीं है? अब देखिए यहाँ पर नहीं वाला प्रश्न आया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन स्वर्ण और नहीं की बात करें, जबकि सातवाहन में तो सा और कल चूड़ी स्वर्ण रजत होता। ठीक है। तो दोस्तों सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन क्या थे आपका स्वर्ण। यह इसका विकल्प नहीं होगा। ठीक है ना। सर्वाधिक अगर सोने के सिक्के की जब भी बात आएगी तो कुषाणों का नाम आएगा। ठीक, किसका आएगा, कुषाणों का। ठीक है ना, यह आएगा नाम। सातवाहन क्या होगा, गलत होगा। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण के सिक्के नहीं चलाए थे, उन्होंने चलाए थे चांदी, तांबा, शीशा, शीशे से
ठीक है ना, इनसे संबंधित उन्होंने सिक्के चलाए थे, सोने से इनका कोई भी संबंध नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको यही मिलेगा कि सातवाहन शासक ने किससे चलाए थे, तो आपको अभी से पता रहना चाहिए चांदी, तांबे और शीशे के सिक्के चलाए थे। ठीक है, अब फिर से मैच द फॉलोइंग वाला है। अब ये जानते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका यहाँ पे 4 प्रश्न वनडे एग्जामिनेशन के छुपे हुए हैं। जैसे गांधार कला है, तो गांधार कला का जो है वो कुषाणों से संबंध है। फिर जूनागढ़ अभिलेख, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, तो वो है आपका रुद्र दामन से संबंधित है। मिलिम्पनो में होगा आपका मियांडर से संबंधित है। और तक्षशिला लेख जो है वो आपका पतिक, ठीक है ना, उससे संबंधित। तो मान लेते हैं कि मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, लेकिन ये 3 तो मैं पढ़ के आ रहा हूँ। अगर ये 3 में अगर यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ, तो उस हिसाब से मेरा सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी। अगर लास्ट का विकल्प नहीं भी पता है, तब भी मैं अपने ऑप्शन को क्या कर लूँगा, सही कर लूँगा। ठीक है, अगला है अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। ठीक है ना, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बामियान जो था वो बुद्ध की प्रतिमा के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। वहाँ पे क्या था, पहाड़ियों को काट करके एक बुद्ध की क्या है, प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है ना, और आपको पता ही है कि वर्तमान में अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, तालिबान का जो है शासन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब कल जिस तरह आपको पता चला न्यूज़ के अनुसार कि अब फिर से अफगानिस्तानी सेना क्या हो रही है, तालिबान पे क्या हो रही है, भारी पड़ रही है। तो तालिबान, लोग कहते हैं कि तालिबान को क्यों नहीं हरा पा रहा है। आपको जब इसके मूल में अब आप जाएंगे ना, तो तालिबान को हराना बहुत मुश्किल है। कोई तालिबान कोई संगठन थोड़ी है। तालिबान क्या है, एक छोटे छोटे कबीलों का क्या है, एक समूह है। और वहां पर हर एक कबीला अपने आप में क्या है, एक बॉस है। अगर कोई जैसे संगठन होता आतंकी और उसका कोई हेड होता, तो उस हेड को मार देते, तो आतंकी संगठन कुछ समय के लिए क्या हो जाता। जैसे आपका अमेरिका ने क्या किया था, ओसामा बिन लादेन को मारा, और एक बहुत बड़ा संगठन क्या हो गया, फिर बहुत दिन तक क्या है, निष्क्रिय रहा। तो लेकिन तालिबान का जो समस्या है वो संगठन नहीं है, वो एक छोटे छोटे क्या है, आदिवासी जनजाति कबीलों का समूह है। और वो सब मिल करके क्या करते हैं, इस तरह के जिहादी कार्यक्रम को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। जिस कारण क्या होता है कि तालिबान पर अमेरिका इतना दिन तक मतलब उसने बना के रखा प्रभाव, लेकिन वहाँ पे राज्य स्थापित नहीं कर पाया। कोई भी देश अगर जाएगा लड़ने, तो वहाँ, क्योंकि वो जनता से संबंधित छोटे छोटे कबीले हैं, आप किनको वो एक को मारेंगे, दूसरा फिर नेतृत्व करने के लिए खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा वहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इंटरनेशनल आईआर में ना चले जाएं। जो कला शैली भारत और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है, उसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, और वह है आपकी गांधार। अब देखिए यहाँ प्रश्न कैसे बनेगा, पूछेगा कि भारतीय और यूनानी कलाकृति के सम्मिश्रण से किस शैली का निर्माण हुआ, या कौन सी शैली प्रचलित हुई। तो वो क्या है, गांधार शैली क्या हुई थी, प्रचलित हुई थी। ठीक है ना, तो इसमें क्या था, यूनानी और बौद्ध, इंडो ग्रीक, इंडो रोमन, तमाम तरह के इसको नाम से जाना जाता है कि भैया यूनानी बौद्ध शैली, इंडो ग्रीक शैली, ग्रीक रोमन शैली, गांधार शैली के और भी क्या है, अलग अलग नाम है। गांधार शैली एक संश्लेषण है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, गांधार शैली एक संश्लेषण है, क्वेश्चन वही है, बस हम लोग ने जो पढ़ा है, यह भारतीय तथा यूनानी कला का क्या है, एक सम्मिश्रण है। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरीय चट्टान मतलब शिस्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है। ठीक है, तो यह होता है आपका गांधार मूर्ति कला में। ठीक है ना, इसमें सदैव क्या होता है, हरित स्तरीय या शिष्ट चट्टानों का प्रयोग करके क्या कहते हैं, मूर्ति बनाने की कला है। और जबकि अगर आप देखेंगे मथुरा कला, तो उसमें भी इसी का क्या किया गया है, एक तरह से कॉपी किया गया, अनुसरण किया गया है। तो दो शैलियां आपके को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, गांधार शैली और दूसरा मथुरा शैली। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल कालानुक्रम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई कौन सा कालानुक्रम है। पहले यूनानी शक कुषाण, यूनानी कुषाण शक, यूनानी कुषाण। तो ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूनानी। ठीक है, ये लगभग 326 के आसपास सिकंदर महान के उसी समय के आसपास शक फिर आए, और फिर क्या है, कुषाण आए पहली शताब्दी के आसपास। तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही विकल्प होगा। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ठीक है,
तो वह थे आपके डेरियस प्रथम, ठीक है ना। उन्होंने क्या था, भारत के कुछ भाग को क्या कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका सातवाहन था, ठीक है, इस विकल्प के अनुसार। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, ठीक है। तो वह मिलती है आपकी मत्स्य पुराण में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, 29 राजाओं की सूची मिलती है। अब कहते हैं कि 29 राजाओं की सूची किस में मिलती है, तो आप विकल्प में आपको दे सकता है आंध्र सातवाहन, ठीक है ना, तो ये भी मार सकते हैं। फिर कहता है कि 29 राजाओं की सूची किस पुराण में मिलती है, ठीक, तो आप मत्स्य पुराण कर सकते हैं। मतलब यही क्वेश्चन 3 भागों में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, तो उनकी जो राजधानी थी वो थी आपकी अमरावती, ठीक है ना। सातवाहनों की जो वास्तविक राजधानी जो थी वो थी प्रतिष्ठान, या तो ये उनका नाम था पैठन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई अभी दिया नहीं है विकल्प, तो उस आधार पर हम क्या करते हैं कि जो इनकी आरंभिक राजधानी थी अमरावती, उसी को हम क्या मानेंगे, सही मानेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था, प्रतिष्ठान, नागार्जुनकोंडा, शक्कल और पाटलिपुत्र, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या होगा, इसका सही उत्तर प्रतिष्ठान होगा, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, ठीक है ना। तो एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं पे एक चीज और याद रखिएगा, एका ब्राह्मण के बाद इसको अद्वितीय ब्राह्मण, ठीक है ना, अद्वितीय ब्राह्मण अगर पूछ ले तब भी नाम इसी का आएगा। और एक और याद रखिएगा कि ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक, अगर ऐसा प्रश्न पूछता है तब भी विकल्प यही आएगा, ठीक है ना। अब ये हमारा राजवंश है, उनसे संबंधित राजधानियां हैं, चलिए जल्दी से हम लोग मिला लेते हैं। तो जो शुंग थी वो थी आपकी पाटलिपुत्र, ठीक है। सातवाहन अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, पैठन। फिर है कदम, कदम थी वनवासी, कदम वनवासी। और चंदेल जो थी वो थी आपकी महोबा। तो इस आधार पे हमारा विकल्प क्या होगा, ए एकदम उपयुक्त विकल्प होगा, ठीक है। अब देखिए कथन कारण वाले हैं, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, ठीक है। तो ये एकदम सही विकल्प है। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो दोस्तों कारण भी क्या है, सही है। तो इसका जब दोनों सही हैं और ये इस पे मैच भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही होगा कि वो उसका क्या करता है, स्पष्टीकरण दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से पूछ रहा है नहीं, ध्यान रखिएगा जब भी नहीं पूछे तो आपको नहीं को ध्यान रखकर ही काम करना है, ठीक है। तो नासिक का जो गौतमी पुत्र है वो एकदम सही है, हाथी गुम्फा खारवेल ये भी सही है, गिरनार हम लोग पढ़ के आए रुद्रामन ये भी सही है। केवल यह एक जो है भीतरी जो है पुलकेशिन द्वितीय, यह विकल्प आपका सही नहीं है, ठीक है। तो बाकी आपके सारे विकल्प क्या हैं, सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर, यह भी कथन और कारण का प्रश्न है, और चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो दोस्तों ऐसा तो नौसेना के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, ठीक है। तो यह तो एकदम गलत हो गया। तो अगर ये गलत होने से अपने आप ही सारे विकल्प कैंसिल हो गए और बचा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, ठीक है, ये भी हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, और यह है आपका हाथी गुम्फा लेख के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था, बहुत अच्छा प्रश्न है, और वो था आपका खारवेल, ठीक है ना। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस राजवंश से संबंधित थे। तो कलिंग नरेश जो खारवेल थे वो चेदी राजवंश से क्या थे, संबंधित थे, ठीक है ना। निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो जैन धर्म के प्रति जो भारी झुकाव था वो खारवेल का था।
अगला है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है, ठीक है ना। तो यह आपका सही उत्तर क्या होगा, खारवेल। देख रहे हैं एक ही तरह के प्रश्न क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीटिशन हो रही है। पूर्व रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था। थोड़ा सा नया प्रश्न है, देखते हैं। तो उनका जो योगदान था वो विधि के क्षेत्र में क्या थे, प्रमुख था, ठीक है ना। उन्होंने न्याय संबंधी सुधारों से संबंधित क्या है प्रणालियों का क्या थे, उनको उत्तरदायी माना जाता है। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रन सी किसने लिखी थी, बहुत ही फेमस एक बुक है, लेकिन अभी तक इसका कोई राइटर मिला नहीं है, ठीक है ना। और पूछा जाता है कि भैया ये किसने लिखी थी, तो कहा जाता है कि रोम मिस्र बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का इसमें क्या किया गया है, एक तरह से वर्णन किया गया है। और भारत के आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का क्या किया गया है, वर्णन किया है। और यह एक अनाम नाविक था, उसने इसका चर्चा की थी। तो यह पूछा जरूर जाता है प्रश्न और इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन इसका विकल्प आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो मौर्योत्तर काल में यह महत्वपूर्ण प्रश्न आज के वीडियो में है, जैसा कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रश्न जो बचे होंगे उनको देखेंगे, इसके बाद हम लोग का स्टार्ट होगा गुप्त और गुप्तोत्तर काल, ठीक है। तब तक हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।